गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? आप लोग ठीक होंगे। कल आपका कोई भी वीडियो पढ़ने वाला नहीं बना था, लेकिन आज मैं आपके लिए धमाकेदार टेंशन फ्री मुक्त होकर के पढ़िए और अच्छा से नोट बनाइए। इसीलिए कहता हूँ, आग लगा दो पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन कहानी उसे कहते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज अपना लोग शुरुआत करते हैं। रिकॉर्ड शुरू किए हैं कि नहीं किए वो तो देखने दो। हाँ, रिकॉर्ड शुरू है। आइए अपना सब शुरू करते हैं। है कि जितने भी महत्वपूर्ण करंट हैं उन सभी के बारे में जानकारी अध्ययन करेंगे। आइए सबसे पहले देखेंगे थावे महोत्सव। थावे महोत्सव। मेरे प्यारे बच्चों, महोत्सव मतलब उत्सव होता है। इसका आयोजन 2023 में हुआ था। कब हुआ था इसका आयोजन? 2023 में हुआ था। ये हुआ था अपने बिहार के एक जिला है गोपालगंज में। ये जो हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका आयोजन जो है ना, गोपालगंज जिले। ये क्या है? ये अपना बिहार के है। कहाँ के हैं? ये बिहार के हैं। इसलिए कि मेरे प्यारे बच्चों आज यही लिया, क्योंकि आपके आगामी एग्जाम के लिए ये महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछेंगे थावे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बिहार में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? बिहार में। बिहार के किस जिला में मनाया गया था? गोपालगंज में। आज मेरे प्यारे बच्चों, गोपालगंज की विशेषता है, ये बिहार के सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। देखिए, बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। लिंगा अनुपात का मीनिंग क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? आइए, लिंगा अनुपात बराबर होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिला की संख्या। आइए, प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं? कि प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगा अनुपात कहते हैं। थावे महोत्सव कहाँ मनाया गया? 2023 में बिहार में। बिहार के किस जिले में? तो बिहार के जो है मेरे प्यारे बच्चों, गोपालगंज जिले में। आइए, गोपालगंज जो है बिहार के सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला है। कौन? ये गोपालगंज। लिंगा अनुपात का मीनिंग होता है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? लिंगा अनुपात कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आइए आगे अपना सब देखते हैं। आइए देखते हैं अपना सब। एक क्वेश्चन देखते हैं यहीं पे कि बिहार का एक जिला है जमुई। बिहार का एक जिला है जमुई। जमुई होता है, गलती लिखा है जमुई।
जमुई ये बिहार का एक जिला है। और जो है ना यहाँ पे सोना सबसे अधिक बिहार में सबसे अधिक सोना उत्पादन जमुई जिला में होता है। सोना सबसे अधिक उत्पादन होता है बिहार के किस जिला में? जमुई जिला में। तो जमुई जिला में सोना जो है सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? जमुई जिला में। अब आइए देखते हैं शुद्ध सोना जो होता है ना मुलायम होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए ये जो है शुद्ध सोना मुलायम होता है। शुद्ध सोना मुलायम होता है। और इस जब आभूषण बनाते हैं सोना का तो उसमें कठोरतापन लाने के लिए अलग से 2 कैरेट तांबा या तांबा या चांदी मिलाते हैं। तांबा या चांदी मिलाते हैं अलग से 2 कैरेट, क्योंकि शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। शुद्ध सोना जो होता है शुद्ध सोना ये होता है 24 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। लेकिन आभूषण वाला सोना मेरे प्यारे बच्चों, आभूषण वाला सोना जो होता है ना, जिसका हम लोग नथिया बाली मंतिका जो भी बनाते हैं, अंगूठी सिकड़ी, वो होता है 22 कैरेट का। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का होता है? 22 कैरेट का होता है। कौन? आभूषण वाला सोना। आइए थावे महोत्सव 2023 में आयोजन हुआ गोपालगंज जिले में, जो बिहार के हैं। बिहार का सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन है? गोपालगंज है। लिंगा अनुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या को लिंगा अनुपात कहते हैं। जमुई जिले ये बिहार के हैं और सोना सबसे अधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे? जमुई जिला में, बिहार में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है और आभूषण के लिए आपको 22 कैरेट सोना का प्रयोग होता है। कितने कैरेट का? 22 कैरेट का होता है मेरे बच्चों। अब आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। ले लिए होंगे आप। अब आइए अपना सब देखते हैं। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए आगे चलते हैं। सब आदमी भोरे भोर गुड मॉर्निंग कहिए। आइए आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जवाब दीजिएगा। देखते हैं कौन कौन दे पाते हैं जवाब। पहला प्रश्न है, बिहार का क्षेत्रफल कितना है? ये दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन दीजिएगा कि बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तीसरा क्वेश्चन हो गया मेरे प्यारे बच्चों आप लोग के लिए, ये बताइएगा। तीसरा क्वेश्चन ये बताइएगा आप लोग, नवा वो का शहर किसे माना जाता है? ये चौथा क्वेश्चन, बी का मकबरा कहाँ स्थित है? आइए पांचवा क्वेश्चन देखिए, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? आप लोग अभी बताइएगा। पुराना संसद भवन का नाम क्या
रखा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, ये मैं बता चुका हूँ, ये सभी बताया हुआ है, पर आप पढ़िएगा तब तो आपको जवाब मिलेगा ना, तब तो आप जवाब दीजिएगा ना। जो पढ़ते ही नहीं तो जवाब कहाँ से दीजिएगा। इसलिए कि मैं देखता हूँ ये पांचों क्वेश्चन कौन देते हैं कमेंट में। जानते हैं वो वैसा क्वेश्चन अब आपसे पूछने हैं जो पढ़ा दिए हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। विश्वास कीजिए ना, अब हमारे साथ चलिए ना, हम आपकी जीके की समस्या समाधान कर देंगे। समुद्र को पछते से बजाय हमारे साथ आप चलिए ना, हम आपका जो आइए। तो बिहार का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है बताइएगा। बिहार में गंगा की लंबाई कितना किलोमीटर है ये भी आप बताइएगा। नवाबों का शहर किसे माना जाता है ये भी बताइएगा। बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है ये भी बताइएगा। पुराना संसद भवन का नाम क्या रखा गया है ये भी बताइएगा। तो चलिए पहले आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद में फिर आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसका जरूर आप लोग आंसर दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। आइए आइए अब आइए देखते हैं एक क्वेश्चन। बिहार भारत का पहला ऐसा राज्य है जिसने जाति आधारित जनगणना शुरू किया था। तो जाति आधारित जनगणना कराने वाला भारत का पहला राज्य हो गया कौन? बिहार। लेकिन बिहार के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा राज्य बन गया जाति आधारित जनगणना कराने वाला। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम मेरे प्यारे बच्चों ये देखते हैं जनगणना। जनगणना अपना भारत में जाति आधारित जनगणना शुरू करने वाला। लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे तब उसके बाद आ जाएंगे। लिखिए, अपना भारत में सर्वप्रथम जनगणना हुआ था। सर्वप्रथम जनगणना हुआ था मेरे प्यारे बच्चों 1872 ईस्वी में। ये नियमित जनगणना नहीं था। अपना भारत में पहली बार जनगणना कराया गया था 1872 ईस्वी में, पर यह नियमित जनगणना नहीं था। और इस समय वायसराय था लॉर्ड मायो। इस समय वायसराय था लॉर्ड मायो। इसी के समय में सबसे पहली बार भारत में जनगणना हुआ था 1872 ईस्वी में। ये अस्थायी था, ये नियमित जनगणना नहीं था, अनियमित जनगणना था ये। लेकिन भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में हुआ। 1881 ईस्वी में हुआ। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में हुआ था। और इस समय वायसराय, इस समय जो है वायसराय लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन था। मेरे प्यारे बच्चों, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना कब शुरुआत हुआ था? 1881 ईस्वी में। किस उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड रिपन था। लेकिन भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था? 1872 ईस्वी में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड मायो। चलिए जो भी हुआ हुआ। लेकिन 2011 में, मतलब 1888 से लेकर के 2011 ईस्वी, 2011
ईस्वी को आता, अभी तक भारत में जनगणना नहीं हुआ है। तो 1881 ईस्वी से लेकर के 2011 ईस्वी के बीच में कुल 15वीं बार जनगणना हो चुका है। ये कब? 1881 से लेकर के 2011 ईस्वी तक में भारत में कितनी बार जनगणना हो चुका है? 15वीं बार जनगणना हो चुका है। लेकिन अपना लोग को जो आज़ाद हुए 1947 ईस्वी में, तो स्वतंत्र भारत में मात्र 7वीं बार ही जनगणना हुआ है। समझ गए ना? कोई कंफ्यूजन मत रहिएगा। अब आइए देखते हैं, भारत में सबसे पहले जाति आधारित जनगणना कराने वाला राज्य कौन है? बिहार। अब आज एक टाइटल पे आ जाते हैं। आइए, भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित देखिए, भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य बिहार है। भारत में सर्वप्रथम जाति आधारित जनगणना कराने वाला प्रथम राज्य कौन हो गया? बिहार हो गया। अब बिहार के बाद जाति आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य बन गया आंध्र प्रदेश। कौन बन गया? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन बन गया? आंध्र प्रदेश। अगर क्वेश्चन पूछे, ये आ गया करंट में आगे, कि बिहार के अलावा कौन ऐसा राज्य है कि जो जाति आधारित जनगणना शुरू किया? तो आंध्र प्रदेश। ये दूसरा राज्य हो गया। पहला कौन हो गया? बिहार, और दूसरा कौन हो गया? आंध्र प्रदेश। मेरे प्यारे बच्चों, आइए इसके शॉट लीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। पहले बैकग्राउंड देखे और उसके बाद करंट पे आए अपना सब। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आइए आगे चलते हैं अपना सब, मौसम भी गड़बड़ है। आइए अब देखते हैं कि भारत में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया अरुणाचल प्रदेश। सॉरी असम बन गया। भारत में 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू करने वाला राज्य बन गया। कौन बन गया? आपको असम बन गया। कौन बन गया? असम बन गया। आइए मेरे प्यारे बच्चों, भारत में 100% इलेक्ट्रिक 100% इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी सेवा शुरू
करने वाला प्रथम राज्य असम बन गया है। बुझिए ना कि असम सरकार ने घोषणा कर दिया कि अब हमारे यहाँ केवल जो है ना इलेक्ट्रिक पे चलने वाला ही सभी गाड़ी बाइक जितने भी है वो चलेगा। समझ गए ना। तो ऐसा सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? असम। अब मेरे प्यारे बच्चों, असम की राजधानी कहाँ है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। इसकी राजधानी कहाँ है? राजधानी कहाँ है तो आप लोग आंसर दीजिएगा। और ये असम जो है ना पूर्वोत्तर राज्य है। असम में एक नृत्य प्रसिद्ध है मेरे प्यारे बच्चों। असम में एक नृत्य प्रसिद्ध है, बिहू। बिहू बिहू नृत्य असम, बिहू नृत्य असम में प्रसिद्ध है। लेकिन देखिएगा एक नदी है ब्रह्मपुत्रा नदी। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के नाम असम में ही ब्रह्मपुत्रा बनती है। ब्रह्मपुत्रा नदी जो है उसका नाम ब्रह्मपुत्रा असम में ही बनती है। और ब्रह्मपुत्रा नदी असम के अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जिसका नाम है माजुली का निर्माण करता है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली। माजुली विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप का नाम क्या है? माजुली, जो ब्रह्मपुत्रा नदी बनाती है। कहाँ पे? भारत के असम राज्य में। देखिएगा विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है। कौन है? माजुली नदी द्वीप है। उसके बाद है ये जो ब्रह्मपुत्रा नदी असम में बनाती है। कहाँ बनाती है? असम में बनाती है। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा सा इसमें इंक डाल देता हूँ क्योंकि आज इंक खत्म भी हो गया और इंक का आज डब्बा भी लाना पड़ेगा क्योंकि देखते हैं इंक आज इंक में ही खत्म होने वाला है। आज लेके आना पड़ेगा फिर। वो इंक भी खत्म हो गया अभी। तो हो गया तो क्या, कोई बात नहीं, आपका करंट का वीडियो बन जाएगा मेरे बच्चों। समझ मत, आपका करंट वीडियो बन जाएगा। अब देखते हैं जहाँ तक बन पाएगा। अब एक्स्ट्रा में इंक लिख रखना पड़ेगा। आइए आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब लिख लिए होंगे। आइए आज जैसे जानते हैं अपना सब मौसम गड़बड़ है, बारिश भी हो रही है, तो इसी पे क्वेश्चन क्यों न बन जाए है? मौसम और सिचुएशन को हालत देखते हुए एक क्वेश्चन तो बनता है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? वो अपना भारत में ही होती है। वो राज्य है मेघालय। और मेघालय के अंतर्गत एक स्थान है मासिनराम, मेघालय। इसी पे होता है विश्व के सबसे अधिक वर्षा। तो लिख लीजिए विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिनराम मेघालय में होती
है। मेरे प्यारे बच्चों, तो विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिनराम मेघालय में होती है। तो मासिनराम मेघालय जो है, तो वैसे भी ये मेघालय राज्य के अंतर्गत है, तो मासिनराम मेघालय राज्य के अंतर्गत है। क्योंकि आज इसलिए कि ये मैं पेश किया हूँ क्योंकि मौसम को देख करके कि आज मौसम बड़ा बेईमान है, समझ गए ना। कि अब आइए, भारत में 100% इलेक्ट्रिक बाइक की टैक्सी सेवा शुरू करने वाला प्रथम राज्य बन गया कौन? असम बन गया। इसकी राजधानी कहाँ है? ये आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा। और बिहू नृत्य असम में प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली नदी द्वीप है, जो ब्रह्मपुत्र नदी असम में बनाती है। कहाँ पे? असम में बनाती है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा भारत के मासिनराम मेघालय में होती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं आगे चलता हूँ। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो आइए आप अपना सब देखते हैं। अब आइए देखते हैं क्या है कि भारत में गला फंस रहा है ठंडी लेकर के, क्या करें। अब देखते हैं अपना सब, भारत में जो है ना, भारत में पहली बार सौर ऊर्जा से संचालित नाव की शुरुआत किया गया सरयू नदी में। सरयू नदी में। तो प्रश्न ऐसे बन सकता है कि सौर ऊर्जा से संचालित भारत की पहली नाव किस नदी में शुरुआत किया गया? और सरयू नदी में। सरयू नदी को जैसे यूपी में सरयू नदी कहा जाता है, अब बिहार में उसी का नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं। भारत में पहली सौर ऊर्जा से संचालित भारत में पहली सौर ऊर्जा से संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, भारत में पहली सौर ऊर्जा से, मतलब सौर प्लेट लगा रहेगा, से संचालित नाव की शुरुआत सरयू नदी में किया गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, सरयू नदी को बिहार में घाघरा नदी के नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिए, सरयू नदी को बिहार में घाघरा नदी के नाम से जानी जाती है। अब देखिएगा, ये नदी बिहार और यूपी के बीच में सीमा भी बनाती है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं, जैसे ध्यान दीजिएगा अपना सब, जैसे ये बिहार हो, ये इधर हो गया यूपी, इधर हो गया बिहार, तो देखिएगा यूपी और बिहार के बीच में कई नदी सीमा बनाती है। जैसे
सबसे ऊपर में देखिएगा अपना सब गंडक नदी, उसके बाद ये घाघरा नदी, उसके बाद गंगा नदी, उसके बाद कर्मनाशा नदी। कौन सी नदी? कर्मनाशा नदी। तो 4 नदी जो है ना बिहार और यूपी के बीच में सीमा बनाती है। सबसे पहला नदी हो गया कौन? गंडक, गंडक नदी, घाघरा नदी, गंगा नदी और कर्मनाशा नदी। तो देखिए गंडक नदी हो गया, घाघरा नदी हो गया, गंगा नदी हो गया और कर्मनाशा नदी हो गया। इसे इधर हो गया बिहार, यूपी, इधर हो गया बिहार, इसके बीच में सीमा बनाती है। ये मेरे बच्चों जैसे प्रश्न, कैसे हम प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे कि कौन सा नदी, देखिएगा कौन सा नदी बिहार और यूपी, बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। तो जैसे आप लोग दे सकते हैं आंसर, तो कौन कौन सा हो गया? जैसे गंडक नदी भी हो गया, घाघरा नदी भी हो गया, गंगा नदी भी हो गया और कर्मनाशा नदी हो गया। तो इसका आंसर मेरे प्यारे बच्चों लिख लीजिए। इसका आंसर होगा गंडक, घाघरा, गंगा एवं कर्मनाशा नदी, ये सब सीमा बनाती है, ये सब सीमा बनाती है। तो चलिए कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद मैं फिर आगे चलता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और मज़े से पढ़िए, कोई टेंशन मुक्त होकर के पढ़िए और आसान से पढ़िए। आप लोग ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं अपना सब। ले लिए होंगे, आइए आराम से पढ़िए, मजा से पढ़िए, कोई टेंशन नहीं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है अपना सब। अब अगला बात देखते हैं कि हमारा संविधान, हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत 24 जनवरी 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। कौन क्या था? जगदीप धनखड़ ने किया कि हमारा हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा संविधान हमारा, ठीक गलती है, हमारा संविधान, हमारा संविधान हमारा सम्मान, क्या हो गया आज पूरा गड़बड़ा रहा है, सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, अभियान, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ये मेरे प्यारे बच्चों, इनका कहता हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इनकी उद्घाटन, इनका उद्घाटन किया गया 24 जनवरी 2024 ईस्वी को। मेरे प्यारे बच्चों, कहेगा हमारा सम्मान संविधान हमारा सम्मान अभियान की शुरुआत, या इस अभियान की शुरुआत या उद्घाटन कब किया गया? 24 जनवरी 2024 ईस्वी को। आइए इसका उद्घाटन किया मेरे बच्चों
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसका उद्घाटन किया। ध्यान दीजिए, करता उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़, यही है। अब आइए देखते हैं कि संविधान जो है, जैसे हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ प्रस्तावना पर, उद्देशिका, मतलब प्रस्तावना तो बोलचाल की भाषा है, लेकिन उसका सही अर्थ होता है उद्देशिका। अब देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा माना जाता है, और प्रस्तावना को संविधान का कुंजी माना जाता है। क्योंकि अगर संविधान के कोई भी भाग या अनुच्छेद समझ में नहीं आता है तो अपना लोग जो है न प्रस्तावना या उद्देशिका की सहारा लेते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, संविधान की आत्मा एवं कुंजी प्रस्तावना या ऐसे को बोलते हैं उद्देशिका को माना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, कुंजी मतलब होता है चाबी, चाबी का मतलब हुआ अगर संविधान का कोई भी अनुच्छेद, अगर संविधान का कोई भी अनुच्छेद अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप प्रस्तावना या उद्देशिका की सहारा ले सकते हैं, तो आपको उस अनुच्छेद का मीनिंग पता चल जाएंगे। इसी उद्देश्य में प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का कुंजी कहा गया या संविधान की आत्मा कहा गया। किसी भी देश की संविधान जो बनकर तैयार होता है ना, वो प्रस्तावना, जैसे कि प्रस्तावना ही डिसाइड कर देता है संविधान का रूप क्या है। जैसे हमारे प्रस्तावना से पता चलता है कि भारत की संविधान राजनीतिक पर आधारित है। अब एक बात बताइए, ये प्रस्तावना अपना संविधान में लिया गया अमेरिका की संविधान से, और ये प्रस्तावना तैयार किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लिख लीजिए, आइए, प्रस्तावना जो है, ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया, और प्रस्तावना को JL नेहरू ने तैयार किया था। अब प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। चलिए आइए समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन 24 जनवरी 2024 को किया गया। इसका उद्घाटन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। संविधान की आत्मा या कुंजी प्रस्तावना या उद्देशिका को माना जाता है। अब ये प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से लिया गया भारत के संविधान में। प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया था। मेरे बच्चों, स्क्रीनशॉट इसका लीजिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ।
स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। तो अब आइए अपना सब आगे चलते हैं। मौसम तो गड़बड़ है, कोई बात नहीं। अब आइए अपना सब आगे चलते हैं, आगे की कहानी देखते हैं। क्या देखिएगा, जैसे दक्षिणी एशिया देश एक नेपाल है, जिसने समलैंगिकता समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया, समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है। दक्षिणी एशिया देश कौन बन गया? नेपाल। अब आइए देखते हैं, दक्षिणी एशियाई देश लिखना पड़ेगा। दक्षिणी एशियाई देश नेपाल ने समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दिया है। मान्यता दिया है। अब आइए, अब सबसे बड़ी बात देखते हैं, समलैंगिक विवाह क्या होता है। समलैंगिक विवाह, इसका अर्थ में ही सम मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। इसका अर्थ में ही मीनिंग, इसका उच्चारण में ही इसका मीनिंग छुपा है मेरे बच्चों। सम मतलब होता बराबर, लिंग मतलब होता है लिंग, लिंग मतलब सम लैंगिक, लैंगिक मतलब होता है लिंग। क्या होता है? लिंग मतलब समान लिंग में शादी, मतलब पुरुष पुरुष से शादी, महिला महिला से शादी। अब ऐसा भी विवाह का प्रचलन हो चुका है, पर हमारे अनुसार से ऐसे विवाह सही है कि नहीं है? तो किसी भी चीज का होता है, देखिए, पक्ष और विपक्ष। तो ये विवाह कि पक्ष में क्या तर्क होगा और विपक्ष में क्या तर्क होगा। तो चलिए, तो आजकल इस विवाह का प्रचलन हुआ है। सभी देश धीरे धीरे इस विवाह को, लड़का लड़का के साथ विवाह करो, लड़की लड़की के साथ विवाह। अगर जिसका इच्छा है, हम लड़का से, किसी लड़की की इच्छा है कि हम लड़का के साथ नहीं विवाह करेंगे, हम लड़की के ही साथ करेंगे, तो इसी को कहते हैं समान लिंग में विवाह, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिणी एशिया देश कौन हो गया? नेपाल। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो नेपाल जो हो गया है, नेपाल, इसकी राजधानी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। आंसर चाहिए कमेंट में। इसका राजधानी, इसका मुद्रा, ये भी बताइएगा। इसका मुद्रा बताइएगा, इसका राजधानी बताइएगा। और मैं ये भी बता चुका हूँ कि भारत के कौन कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा बनाती है। ये भी भारत के कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है। मेरे बच्चों, ये भी मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इसकी राजधानी क्या है, इसकी मुद्रा क्या है, और इसका ये भी बताइएगा यहाँ के जो है ना संसद का नाम क्या है। संसद का नाम क्या है, ये सारा बात मैं बता चुका हूँ। अब देखिए,
अगर आप थोड़े से भी हाथ पाँव चलाइएगा ना तो थोड़े से जीवन बच सकता है। हमारे साथ कम से कम हाथ पाँव चलाइए ना तो आपका ज़िंदगी बच सकता है। बताइए कि नहीं बताया हूँ। नेपाल का संसद का नाम भी बताया हूँ, इनकी राजधानी बताया हूँ, इनके मुद्रा भी बताया हूँ, और ये भी बताया हूँ कि भारत के कौन कौन सा राज्य सीमा बनाती है। अगर आप इनका जवाब अगर कमेंट सेक्शन में देते हैं ना तो जरूर वह उसका भला होगा। वह जरूर माँ बाप की चिंता के जो है ना फिक्र को फक्र में बदल करके रख देगा। तो देखते हैं किसका जवाब आता है। तो आइए कि समलैंगिक, अब एक बात समझते हैं। नेपाल जो है ना 2008 ईस्वी में जो है ना गणतंत्र बना, उससे पहले राजतंत्र था। 2008 ईस्वी में नेपाल गणतंत्र या डेमोक्रेटिक, ये 2008 ईस्वी में गणतंत्र, नेपाल 2008 ईस्वी में गणतंत्र बना, क्योंकि इससे पहले राजतंत्र था नेपाल में। कहाँ था? राजतंत्र था नेपाल में। उसके बाद अब ये देखते हैं जैसे हिमालय, हिमालय जो है ध्यान दीजिए, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है। कहाँ? जो नेपाल में स्थित है, और यहाँ पे इसका नाम है सागरमाथा। सागरमाथा इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ स्थित? नेपाल में। नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। वैसे मैं बिल्कुल ये भी बता चुका हूँ वीडियो में, भारत भूगोल में। आइए मेरे प्यारे बच्चों, दक्षिणी एशियाई देश नेपाल ने समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता दिया है। समलैंगिक विवाह होता है समान लिंग के लोग आपस में विवाह करने से, लड़का लड़का के साथ विवाह करना, लड़की लड़की के साथ विवाह करना, इसी को बोलते हैं समलैंगिक विवाह। आइए, नेपाल 2008 ईस्वी में गणतंत्र बना, उससे पहले ही राजतंत्र था। हिमालय के सबसे ऊंची चोटी जो माउंट एवरेस्ट है, और ये माउंट एवरेस्ट दुनिया के सबसे ऊंची चोटी है। और इसकी ऊंचाई मेरे प्यारे बच्चों, इसकी ऊंचाई देखिएगा, इसकी ऊंचाई 8850 मीटर, 8850 मीटर है इसकी ऊंचाई। किसका? माउंट एवरेस्ट, जो नेपाल में स्थित है और सागरमाथा के नाम से जानी जाती है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लिखिए, उसके बाद फिर मैं आगे चलता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे। ले लिए होंगे आप लोग स्क्रीनशॉट। अब आइए देखते हैं, ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। आज का सेशन बड़ा मजेदार और झकास रहा है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिए। आइए आइए आगे देखते हैं अपना सब। अब आइए अपना सब आगे क्या देखते हैं कि अपना सब आगे देखते हैं कि एक अभी हुआ है कि 21 फरवरी 2024 ईस्वी को, 21 फरवरी 2024 ईस्वी को बिहार के कितने व्यक्ति को राज्यसभा में निर्वाचित किया गया? 6 व्यक्ति। वो भी निर्विरोध, उसका कोई मतलब विपक्ष में खड़ा नहीं हुआ है। आइए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
21 फरवरी 2024 ईस्वी को बिहार के कुल 6 व्यक्ति को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। 21 फरवरी 2024 ईस्वी को बिहार के कुल 6 व्यक्ति को निर्विरोध राज्यसभा का सदस्य चुना गया है। निर्विरोध मतलब उनके पक्ष विपक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कल ही के वीडियो में मैं ये बता चुका हूँ कि बिहार में राज्यसभा सीटों की संख्या कितना है। तो आइए देखिए, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है बिहार स्पेशल। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ बिहार में बताया हूँ विधानसभा सीटों की संख्या पिछले वीडियो में है। आप दीजिएगा हमको आंसर, नहीं तो आज गधा झाड़ के पूछेंगे। ये हो गया। और उसके बाद देखिएगा लोकसभा, ये भी बता चुका हूँ, एक ही साथ बताया हूँ। उसके ये देखिए विधान परिषद, लोकसभा, राज्यसभा, ये विधानसभा सीटों, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा, ये चारों एक ही साथ पिछले वीडियो में मैं बताया हूँ कि कितने इसके सीट है बिहार में। तो देखते हैं कि जो इस बच्चा का ये जवाब आता है तो उन जो है ना, उनको भारत सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपया मिलेगा। और पलटू राम नीतीश कुमार के तरफ से 10 लाख रुपया मिलेगा, जो ये 4 सवाल का जवाब दे देंगे मेरे बच्चों। वो ये सवाल के जवाब उन्हीं बच्चों का कमेंट सेक्शन में आएगा जो वीडियो को देखा होगा। चल आइए आप देखते हैं अपना सब एक कहानी समझते हैं अपना सब राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा, ध्यान दीजिए, जैसे राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है, संसद का अस्थायी सदन है। इसका विघटन उघटन होता नहीं है। इसमें अधिकतम 250 सदस्य है, 250 सदस्य है और 245 कार्यरत है, मतलब कार्य करते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर सेवानिवृत्त होता है। राज्यसभा में 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करता है साहित्य संगीत कला के क्षेत्र से। साहित्य संगीत कला के क्षेत्र से राष्ट्रपति 12 व्यक्ति को राज्यसभा में मनोनीत करता है। समझ गए? अब ये अस्थायी सदन है, अस्थायी सदन है, मतलब भंग नहीं होगा। जो अस्थायी होगा तो भंग नहीं होगा, विघटन नहीं होगा। ये हो गया। उसके बाद आइए समझते हैं, इसमें कुल सीटों की संख्या 250 है। 250 कुल सीटों की संख्या तो है, लेकिन 245 अभी कार्य करती है, कार्यरत है। कितना? 245। कुल कितना है? 250। अब 12 व्यक्ति को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। 12 व्यक्ति को मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं राज्यसभा में। उसके बाद आइए, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष होना चाहिए? 30 वर्ष होना चाहिए। ये अस्थायी सदन है। कुल सीटों की संख्या 250 है। 245 कार्य करती है। कुल 12 व्यक्ति को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है।
हाँ, न्यूनतम इसके सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र कोई निर्धारित नहीं है। एक और लिखिए, प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्य सेवा मुक्त होती है, सेवा मुक्त होती है। हाँ, उन व्यक्ति को निकाल दिया जाता है जिसका कार्यकाल 6 वर्ष पूर गया है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं मेरे बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब आगे चलते हैं, आप मतलब आगे कहानी सुनते हैं। ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट, तो स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए आगे देखते हैं कि आज का सेशन कितने महत्वपूर्ण और तगड़ा और काफ़ी अच्छा रहा, और ढेर सारा स्टैटिक जीके भी इसमें कलेक्ट किए और महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन भी इसमें करंट के साथ दिए हैं। उसके बाद भारत सरकार जो है ना, आइए एक उसके बाद अपना सब अगला प्रश्न देखेंगे कि भारत सरकार 2027 ईस्वी तक कुष्ठ रोग को समाप्त करने के लक्ष्य रखा है। आइए, कुष्ठ रोग भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य 2027 ईस्वी रखा है। मेरे प्यारे बच्चों, भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया, कब तक? 2027 ईस्वी तक रखा गया है। लेकिन भारत सरकार ने कहा कि नेट जीरो, कार्बन का 0 उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। कब तक रखा है? 2070 ईस्वी तक, जो कि मैं बता चुका हूँ। अब आइए देखते हैं अपना सब आगे कुछ कहानी सुनते हैं। जैसे आपको मलेरिया हो गया, उसके बाद आपको हो गया सोने की बीमारी, उसका हो गया पायरिया, पेचिस, उसके बाद हो गया आपको मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया। ये सब रोग है आपको, ये सब जो देख रहे हैं, ये सब रोग होता है आपको परजीवी। यह सभी रोग परजीवी है। कौन सा? ये सब परजीवी रोग है। कौन? मलेरिया भी। आप परजीवी इंग्लिश में प्रोटोजोआ बोलते हैं, इंग्लिश में। मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया। ये सब जो रोग होता है, ये परजीवी रोग है। किस प्रकार की रोग है? ये परजीवी रोग है। तो आइए आज के सेशन मेरे प्यारे बच्चों यही समाप्त करेंगे, और स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलेंगे। अब आइए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो आइए, भारत से कुष्ठ रोग को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2027 ईस्वी तक। मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पायरिया हो गया, पेचिस हो गया। ये सभी परजीवी रोग है, परजीवी प्रोटोजोआ कहते हैं। आज का सेशन बहुत मज़ेदार रहा, बड़ा झकास रहा, जिला टॉप रहा। और आप लोग धड़ाधड़ लाइक का बटन दाबिएगा, दोस्तों को ग्रुप में भी डाल दीजिएगा, और आप लोग याद कीजिए, यकीन कीजिए, हमारे साथ इसका बनाते जाइए ना, तो आप गर्दा उड़ा दीजिएगा किसी भी एग्जाम का। चलिए मेरे बच्चों, आज यही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आप लोग को।